हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो कार्डियक डिजीज़ मैंने आपको अभी तक पढ़ाई हैं उनके केयर प्लान के बारे में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को मैं दो वीडियोस में या दो पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको, ताकि एक तो वीडियो लंबी ना हो और दूसरा आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला डायग्नोसिस है, जो केयर प्लान है हार्ट डिजीजेस का या जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, उसमें सबसे पहला जो फर्स्ट डायग्नोसिस है वो है यहाँ एक्यूट पेन या जो चेस्ट पेन। जो कार्डियक प्रॉब्लम्स होती है उनमें कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है या कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है चेस्ट पेन की। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्नोसिस है एक्यूट पेन। कैसे हो रहा है ये? ड्यू टू डिक्रीज मायोकार्डियल ब्लड फ्लो और पेरिकार्डियल एफ्यूजन। मायोकार्डियम मसल्स में ब्लड फ्लो की कमी की वजह से, और दूसरा पेरिकार्डियल एफ्यूजन की वजह से, या जो पेरिकार्डियम लेयर है उनमें एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से। यहाँ पे कौन सी कंडीशन एराइज हो रही है? चेस्ट पेन की या एक्यूट पेन की। तो इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस यहाँ हम करेंगे या बनाएंगे? फर्स्ट वन है इंस्ट्रक्ट टू नोटिफाई नर्स इमीडिएटली व्हेन चेस्ट पेन अकर्स। अगर जो पेशेंट है वो हॉस्पिटलाइज्ड है और अगर उस टाइम पेशेंट को चेस्ट पेन एराइज होता है, तो जो पेशेंट के साथ में जो अटेंडेंट है या जो फैमिली मेम्बर्स है उनको क्या करना है? नर्स को इन्फॉर्म करना है, ताकि इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। ओके। सेकेंड इंटरवेंशन है यहाँ पे एसेस रिपोर्ट्स ऑफ पेन इन जो नेक शोल्डर आर्म और हैंड्स। जो हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड पेन होता है वो क्या होता है? रेडिएट होता है। और किस साइड रेडिएट होता है? लेफ्ट साइड में। बॉडी का जो लेफ्ट साइड है उस साइड रेडिएट होता है। जो लेफ्ट साइड का जो शोल्डर है, हैंड्स है, आर्म्स है, या जो है नेक है, इनमें रेडिएट होता है। तो अगर इस साइड पेन हो रहा है पेशेंट को तो उसको एसेस करना है। ओके। नेक्स्ट इंटरवेंशन है प्लेस पेशेंट एट कंप्लीट बेड रेस्ट ड्यूरिंग एंजाइना और पेन। अगर जब पेशेंट को अगर चेस्ट पेन कंडीशन एराइज हुई यानी पेन उठा, तो उस टाइम क्या करना है? पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट देना है। बिल्कुल भी काम, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं करने देना है। कंप्लीट रेस्ट करने को बोलना है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरवेंशन एलिवेट हेड ऑफ बेड इफ पेशेंट इज शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। अगर यहाँ पे डिस्निया की कंडीशन प्रेजेंट है यानी पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करना है? जो पर्सन का हेड साइड है उसको एलिवेट कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन अंदर मिल सके और पर्सन को सांस लेने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है मोनिटर हार्ट रेट एंड बीपी। जो पर्सन की जो हार्ट रेट है और जो ब्लड प्रेशर है उसको भी मॉनिटर यहाँ पे करना है। नेक्स्ट वन है मेंटेन काम एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। पर्सन को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है जो बिल्कुल शांत और कंफर्टेबल हो। उससे क्या होगा कि पर्सन को जो एक तो शांति मिलेगी, दूसरा अगर किसी तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या एंजाइटी है तो वो कम होगी। ठीक है, जिससे पर्सन रिलीव फील करेगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड लाइट मील। पर्सन को खाना जो है वो कैसा देना है? हल्का खाना देना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ओके। नेक्स्ट है प्रोवाइड सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन एज इंडिकेटेड। अगर पर्सन को नॉर्मल ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू नहीं मिल पा रही है तो क्या करना है? पर्सन को सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन भी प्रोवाइड यहाँ पे करनी है, यानी बाहर से जो है वेंटिलेटर के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एंड एंटी एंजाइनल मेडिकेशंस। अब जो चेस्ट पेन यहाँ पे प्रेजेंट है तो चेस्ट पेन को ट्रीट कैसे करेंगे? जो एनाल्जेसिक्स या जो एंटी एंजाइनल मेडिकेशन से लाइक नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो इस तरह की ड्रग्स यहाँ पे पर्सन को प्रोवाइड करनी है एट द टाइम ऑफ चेस्ट पेन। तो ये पहला डायग्नोसिस हो गया एक्यूट पेन और उसके इंटरवेंशंस हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्नोसिस है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। यहाँ पे जो सेकंड डायग्नोसिस या सेकंड प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है हार्ट की कंडीशंस में? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। किसी भी जो भी हार्ट प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। हार्ट का काम क्या होता है? बॉडी में ब्लड को पंप करना। अगर हार्ट अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा तो इससे क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? हार्ट से प्रॉपर ब्लड
बॉडी में पंप नहीं होगा, जिस वजह से क्या रिजल्ट होगा, हाँ, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन क्यों अराइज हो रही है, रिलेटेड या ड्यू टू एल्टर्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी, यानी कि जो मायोकार्डियल मसल्स है वो नॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रही है। दूसरा, अल्ट्रेशन इन रेट, जो हार्ट रेट है उसमें अल्ट्रेशन अगर हो जाए, या तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो उस वजह से भी जो है कार्डियक आउटपुट अफेक्ट हो सकता है। रिदम एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है यानी जो कंडक्शन सिस्टम है, एसए नोड्स, एवी नोड्स, अगर उनमें भी किसी की तरह की प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट या पंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिस वजह से क्या यहाँ पे डायग्नोसिस या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो द सेकंड डायग्नोसिस है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस यहाँ पे हम लेंगे। फर्स्ट वन है ऑस्कल्टेट एपिकल पल्स, एपिकल ये स्पेलिंग यूँ होगी APICL, एपिकल पल्स एसेस हार्ट रेट, रिदम एंड डिसरिदमिया। एपिकल पल्स क्या होती है कि जो हार्ट का जो एपेक्स है या जो लोअर पार्ट है वहाँ पे जो है, जो अगर हम फील करेंगे तो वहाँ से हार्ट रेट को हम काउंट कर सकते हैं स्टेटोस्कोप के थ्रू। अब ये जो एपिकल पल्स कहाँ से मतलब एसेस की जाती है, जो लेफ्ट साइड है, चेस्ट का जो लेफ्ट साइड है स्टर्नम से, जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है, चेस्ट के लेफ्ट साइड में जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, या जो अपना निप्पल होता है, निप्पल के जस्ट नीचे की तरफ, ठीक है, वहाँ पे हार्ट का एपेक्स पार्ट प्रेजेंट होता है, वहाँ से ही हम जो है एपिकल पल्स को एसेस कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एपिकल पल्स एसेस करनी है। दूसरा, हार्ट रेट को एसेस करना है। जो पल्स रेट अगर एसेस कर लेंगे तो उससे हार्ट रेट भी एसेस हो जाएगी। नेक्स्ट जो रिदम है और जो डिसरिदमिया है, ये भी हमको देखना है कि हार्ट जो है नॉर्मल रिदम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हम ईसीजी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमको पल्स रेट को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट वन है नोट हार्ट साउंड, यानी पर्सन का जो हार्ट का जो साउंड है उसको नोट करना है। ठीक है, जो एसेस करा हमने हार्ट रेट वगैरह, जो हार्ट साउंड एसेस करा, उसके बाद उसको नोट करना है ताकि एबनॉर्मलिटी का पता लग सके। नेक्स्ट वन है इंस्पेक्ट स्किन फॉर पेलर एंड साइनोसिस, PALLOR। अगर यहाँ पे कार्डियक आउटपुट नॉर्मली नहीं पहुँच पाएगा बॉडी में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से बॉडी में एक तो साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, दूसरा पेलर स्किन देखने को मिल सकती है। तो इसको इंस्पेक्ट करना है या चेक करना है। ओके, नेक्स्ट वन है मॉनिटर BP, पर्सन का ब्लड प्रेशर चेक करना, वाइटल साइंस तो जरूरी है चेक करना। सेकेंड, नेक्स्ट है मॉनिटर यूरिन आउटपुट एंड नोटिंग डिक्रीज आउटपुट, यानी पर्सन का जो यूरिन आउटपुट है उसको भी एसेस करना है। इसका भी रिलेशन जो है कार्डियक आउटपुट से रहता है, क्योंकि अगर बॉडी में प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा है, फ्लूइड नहीं पहुंच पा रहा है, तो उससे यूरिन आउटपुट भी अफेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट वन है एंकरेज पीरियड ऑफ रेस्ट एंड असिस्ट विथ ऑल एक्टिविटीज़। पर्सन को जो है रेस्ट के लिए एक तो एनकरेज करना है, यानी प्रॉपरली रेस्ट करने को बोलना है, ताकि जो फिजिकल एक्टिविटी क्या हो, कम हो। और अगर फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो हार्ट को भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन है असिस्ट द पेशेंट इन एज्यूमिंग ए फॉउलर पोजीशन, यानी पर्सन को जो है एक फॉउलर पोजीशन प्रोवाइड करानी है। और फॉउलर पोजीशन क्यों होती प्रोवाइड कराते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन इजीली ब्रीथिंग कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लंग्स में पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट है टीच द पेशेंट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज एंड मेडिकेशंस, यानी पर्सन को एक तो डिजीज़ की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो हमको बतानी है कि किस तरह से कंडीशन कोज होती है और इसकी क्या क्या वजह हैं, और जो भी इसकी दवाइयाँ हैं, जो मेडिकेशन है, उनके बारे में भी हमको पेशेंट को और फैमिली मेम्बर्स को बताना है, ताकि उनकी एंजाइटी दूर हो सके। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड क्वाइट इन्वायरमेंट, या क्वाइट की स्पेलिंग ये होगी QUITE, क्वाइट इन्वायरमेंट एंड एक्सप्लेन थेराप्यूटिक मैनेजमेंट। पेशेंट को जो है क्वाइट इन्वायरमेंट यानी शांतिपूर्ण वातावरण एक तो प्रोवाइड कराना है।
ओके, शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है पेशेंट को। दूसरा, जो भी थेराप्यूटिक मैनेजमेंट या जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके बारे में भी बताना है। नेक्स्ट है टीच टू अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यानी पेशेंट को ये भी कहना है कि आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना और स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अपने से दूर रखना, और फैमिली मेम्बर्स को ये बोलना है कि उनको ऐसी कोई भी बात नहीं बताए जिनसे उनको स्ट्रेस हो, शोक हो। ओके, सो ये सेकंड डायग्नोसिस हो गया। थर्ड डायग्नोसिस है यहाँ पे एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज जीएफआर एंड इंक्रीज एडीएच फ्लूइड इनटेक और सोडियम इनटेक। अब यहाँ पे एक कंडीशन और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी डायग्नोसिस में, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ये क्यों कंडीशन देखने को मिलेगी? क्योंकि अगर हार्ट अपना काम नॉर्मली नहीं कर पाएगा तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, और बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो जो फ्लूइड बॉडी में सर्कुलेट होना था वो वहीं पे जमा रहेगा, जिस वजह से क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। और फ्लूइड वॉल्यूम की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से दूसरा क्या प्रॉब्लम होगी, एडिमा, बॉडी में एडिमा की कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो अब ये जो डायग्नोसिस यहाँ पे बन रहा है एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम का, ये क्यों एराइज हो रहा है? ड्यू टू डिक्रीज जीएफआर, जो ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो गई है, जिस वजह से प्रॉब्लम एराइज हो रही है। दूसरा, एडीएच की मात्रा बढ़ जाने की वजह से भी हो सकता है, फ्लूइड इनटेक की वजह से भी ज़्यादा हो सकता है, और सोडियम इनटेक की वजह से भी हो सकता है। सोडियम क्या करता है, हाइपरटेंशन करता है, और फ्लूइड का रिटेंशन करता है। ओके, सो ये थर्ड डायग्नोसिस हो गया। अब इसके लिए क्या इंटरवेंशंस यहाँ पे लेंगे? फर्स्ट वन है मॉनिटर यूरिन आउटपुट एंड नोट अमाउंट एंड कलर। जो पर्सन का जो यूरिन आउटपुट है उसको मॉनिटर करना है कि पर्सन एक दिन में कितना यूरिन को एक्सक्रीट कर रहा है। दूसरा, जो यूरिन का जो अमाउंट है और जो कलर है, कितनी मात्रा में यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है और किस कलर का यूरिन है, इसको भी एसेस करना है। सेकंड है मॉनिटर इनटेक आउटपुट एंड कैलकुलेट, जो मतलब इनटेक और आउटपुट है, यानी कितना फ्लूइड पेशेंट ले रहा है और कितना एक्सक्रीट कर रहा है, उसको एक तो मॉनिटर करना है कि ये दोनों बैलेंस में है या नहीं है, और उनको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वन है स्टेबलाइज फ्लूइड इनटेक शेड्यूल, यानी जो पर्सन का जो फ्लूइड इनटेक शेड्यूल है उसको स्टेबलाइज करना है कि आपको इस टाइम पानी पीना या अदर फ्लूइड लेने हैं। ओके, नेक्स्ट है गिव फ्रीक्वेंट माउथ केयर, पर्सन को फ्रीक्वेंट माउथ केयर भी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वन है चेक वेट डेली एंड चेक ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन एंड सीरम पोटेशियम लेवल। एक तो पेशेंट का जो वेट कंटिन्यू चेक करते रहना है, क्योंकि इससे एडिमा की कंडीशन को हम एसेस कर सकते हैं। दूसरा, जो भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है या क्रिएटिनिन है या पोटेशियम का जो लेवल है, इनको भी एसेस करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट वन है एसेस फॉर डिस्टेंटेड नेक एंड पेरिफेरल वेसल्स एंड इंस्पेक्ट बॉडी एरियाज फॉर एडिमा। जो भी हार्ट प्रॉब्लम्स होती है उनमें दो कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती है। एक तो जो नेक वेन्स होती हैं उनमें डिस्टेंशन हो जाता है, यानी एडिमा कंडीशन हो जाती है क्योंकि फ्लूइड आगे नहीं जा रहा है। दूसरा, जो पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स हैं उनमें भी एडिमा की कंडीशन होती है, तो इनको हमको मॉनिटर करना और एसेस करना है। इससे एक इंडिकेशन मिल जाता है कि पर्सन को किसी तरह की कार्डियक प्रॉब्लम है। ओके, सो ये एक डायग्नोसिस हो गया। इसमें और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे इंटरवेंशन में। नेक्स्ट वन है ऑस्कल्टेट ब्रीथ साउंड एंड नोट प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज डिस्निया टेकिपनिया एंड ऑर्थोपनिया, या नोट में ई और आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंटरवेंशंस क्या करनी है, पर्सन का जो ब्रीथ साउंड है उसको ऑस्कल्टेट करते रहना है ताकि एडिमा की कंडीशन का पता लगा जा सके। नेक्स्ट वन, नोट प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज डिस्निया टेकिपनिया एंड ऑर्थोपनिया। डिस्निया क्या, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अगर लंग्स में फ्लूइड प्रेजेंट है, पल्मोनरी कंजेशन हो रखा है, तो उस कंडीशन में पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा जो है रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, टिकिमिया की कंडीशन प्रेजेंट रहेगी। थर्ड वन यहाँ पे ऑर्थोपनिया भी देखने को मिल सकता है। ऑर्थोपनिया क्या होता है, जब पर्सन नीचे सीधा लेटेगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। क्यों होगी, पल्मोनरी
कंजेशन की वजह से। तो इनको हमको एसेस करना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे इंटरवेंशन, ऑब्टेन पेशेंट हिस्ट्री टू एसरटेन द प्रोबेबल कॉज ऑफ फ्लूइड डिस्टर्बेंस। जो पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, अगर पर्सन को पहले कोई इलनेस वगैरह भी प्रेजेंट थी हार्ट से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड हमको हिस्ट्री कलेक्ट करनी है ताकि फ्लूइड के डिस्टर्बेंस जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसको पता लगाया जा सके उसकी कोज का। ओके, नेक्स्ट वन है प्रोवाइड स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट इजीली डाइजेस्टेबल मील, यानी पर्सन को ऐसी डाइट प्रोवाइड करनी है जो इजीली डाइजेस्ट हो सके। ओके, नेक्स्ट वन है मेजर एब्डोमिनल गर्थ, पेशेंट की जो एब्डोमिनल गर्थ का भी हमको मेजर करते रहना है ताकि उसे एडिमा का पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन है एनकरेज वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स, यानी पेशेंट को भी हमको एनकरेज करना है कि वो अपनी फीलिंग्स को बाहर लाए ताकि जो भी प्रॉब्लम वो फील कर रहा है उसके बारे में हमको पता चल सके। नेक्स्ट वन है कंसर्न विथ डाइटिशियन, यहाँ पे कंसर्न की स्पेलिंग ये होगी CONCERN और डाइटिशियन की स्पेलिंग ये होगी DITITICIAN, डाइटिशियन। ठीक है, तो यहाँ पे डाइटिशियन को भी हमको कंसर्न करना है कि किस तरह की डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। ओके, नेक्स्ट वन है एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एट इंडिकेटेड, और जो मेडिकेशंस एडमिनिस्टर करनी है जैसी इंडिकेट की गई है डॉक्टर के द्वारा। तो ये थर्ड डायग्नोसिस हो गया। अब फोर्थ डायग्नोसिस यहाँ पे है हाइपरथर्मिया से रिलेटेड, कि हाइपरथर्मिया कंडीशन भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्यों देखने को मिलेगी? रिलेटेड टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। अब यहाँ पे जो मेटाबॉलिक रेट है या जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इस वजह से वो बॉडी क्या करेगी, मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज कर देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बॉडी को मिल सके। और अगर मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हाइपरथर्मिया। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस यहाँ पे हम देंगे। फर्स्ट वन है एसेस वाइटल साइंस, पेशेंट के वाइटल साइंस हमको एसेस करने हैं, टेम्परेचर एसेस करना है। नेक्स्ट वन मॉनिटर एंड रिकॉर्ड ऑल सोर्स ऑफ फ्लूइड लॉस, एग्जाम्पल लाइक यूरिन, वोमिटिंग एंड डायरिया। अगर पेशेंट का जो फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसका जो है हमको प्रॉपरली जो है मॉनिटर करना है, उसको कौन कौन से सोर्स है जहाँ से फ्लूइड लॉस हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करना है। ओके, नेक्स्ट वन है परफॉर्म टेपिड स्पंज बाथ, पर्सन को टेपिड स्पंज बाथ देना ताकि जो हाइपोथर्मिया कंडीशन है उसको रिलीव किया जा सके। नेक्स्ट वन मेंटेन बेड रेस्ट, पर्सन को प्रॉपर बेड रेस्ट पे रखना है। नेक्स्ट वन है रिमूव एक्सेस क्लोथिंग एंड कवर्स, अगर पर्सन ने क्लोथिंग जो है ज़्यादा अगर रखी, लाइक सर्दी का टाइम है या ऐसे ही नॉर्मली क्लोथिंग ज़्यादा पहन रखी है, तो उसको हटाना है ताकि जो टेम्परेचर बढ़ रखा है वो कम हो सके। ओके, नेक्स्ट वन है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना है, वो बहुत हेल्पफुल होता है फीवर की कंडीशन में। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हाई कैलोरी डाइट, यहाँ पे पर्सन को हाई एडिक्वेट न्यूट्रिशन और हाई कैलोरी डाइट भी प्रोवाइड करनी है। अगर पर्सन को एनर्जी टाइम प्रॉपरली मिलती रहेगी तो मेटाबॉलिक रेट भी यहाँ पे कम होगी और हाइपरथर्मिया भी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है कंट्रोल एनवायरमेंटल टेम्परेचर, अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करना है ताकि पेशेंट का जो अंदर का बॉडी टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स एज ऑर्डर्ड, जो एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स है जो फीवर के लिए दी जाती हैं वो एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नॉर्मल टेम्परेचर, पेशेंट को नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उसके बारे में बताना है और जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिलेटेड है फीवर से रिलेटेड उनके बारे में बताना है। और लास्ट वन है प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, अगर पर्सन को यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। ओके, अब इसके बाद लास्ट जो आज की वीडियो में हम डायग्नोसिस पढ़ेंगे वो है इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। यहाँ पे जो है टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? कार्डियक आउटपुट में डिक्रीज होने की वजह से या कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से। ठीक है, तो ये पांचवा डायग्नोसिस हो गया इनइफेक्टिव टिश्यू
परफ्यूजन। अब इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस यहाँ लेंगे, तो इसमें फर्स्ट वन है एसेस पेशेंट पेन और इंटेंसिटी लोकेशन यूजिंग पेन स्केल। पर्सन को जो पेन हो रहा है, ठीक है, उसको एक तो एसेस करना है, पेशेंट का जो चेस्ट पेन है उसको एसेस करना है। दूसरा, उसकी इंटेंसिटी को एसेस करना है कि कितनी मात्रा में पेन हो रहा है। उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, पेन स्केल का। ओके, नेक्स्ट वन है एडमिनिस्टर और असिस्ट विथ सेल्फ एडमिनिस्टर वेसोडाइलेशन एज ऑर्डर। ठीक है, जो वेसोडाइलेटर ड्रग्स हैं उसके बारे में तो पेशेंट को बताना है। दूसरा, या तो हमको जो नर्स है उसको खुद को एडमिनिस्टर करनी है, देनी है ड्रग्स पेशेंट को, या जो पेशेंट है उसको एंकरेज करना है कि वो खुद से ड्रग ले सके। ठीक है, नेक्स्ट वन है एसेस द रिस्पॉन्स ऑफ मेडिकेशन इन एवरी 5 मिनट्स। जो ड्रग्स दी है लाइक वेसोडाइलेटर ड्रग्स वगैरह दी हैं, ठीक है, तो उसके अफेक्ट को या उसका जो एक्शन है उसको एसेस करना है हर 5 मिनट में कि दवाई असर कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट वन है गिव बीटा ब्लॉकर्स एज ऑर्डर। यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स भी देनी है अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन है। नेक्स्ट वन है स्टेबलाइज ए क्वाइट इन्वायरमेंट, शांति भरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट वन है एलिवेट हेड ऑफ बेड। हेड ऑफ बेड को अगर एलिवेट करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पे मॉनिटर वाइटल साइंस, एग्जांपल पल्स बीपी इन एवरी 5 मिनट्स अंटिल सबसाइड। पर्सन के जो है वाइटल साइंस को हर 5 मिनट के अंदर एसेस करना है जब तक प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन है प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन। पहले पर्सन की जो ऑक्सीजन सेचुरेशन एसेस करनी है, यानी टिश्यूज़ में कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको एसेस करना है, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है बाहर से। ठीक है, नेक्स्ट वन है एसेस रिजल्ट ऑफ कार्डियक मार्कर्स। जो भी कार्डियक मार्कर्स का जो डायग्नोसिस किया है, कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं, जो भी कार्डियक फंक्शन है उसके को इंडिकेट करते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसको हमको उसके रिजल्ट को एसेस करना है। ओके, नेक्स्ट वन है टीच द पेशेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड हाउ टू यूज देम टू डिक्रीज स्ट्रेस। पर्सन को रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में भी बताना है ताकि जो अगर एंजाइटी स्ट्रेस की प्रॉब्लम है पर्सन में उसको कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट वन है इंस्ट्रक्ट पेशेंट हाउ टू डिफर एंजाइना पेन एंड साइलेंट सिम्टम्स ऑफ एमआई। जो एंजाइनल पेन होता है, जो एमआई होता है, एंजाइना क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन है उस वजह से पेन हो रहा है, उसको तो बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। और एमआई क्या होता है कि ऑक्सीजन की या जो ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से जो मायोकार्डियम मसल्स की डेथ हो रही है उसको बोलते हैं एमआई। तो दोनों के जो सिम्टम्स हैं उनके डिफरेंस को हमको पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये 5 डायग्नोसिस हो गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। शायद वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है, तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी के केयर प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।